बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। ऐसा दिन जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है। बाकी सब लड़कियों की तरह मैं भी आज बहुत खुश थी और खुशी खुशी में मेरी शादी की तमाम रसूमात अदा की गई। मगर मुझे एक जोरदार धचका तब लगा जब मेरा शौहर मुझे शादी की रात अपने घर ले जाने के बजाय एक अस्पताल में ले आया। और तो और वो मुझे अस्पताल के बैक साइड पर बने एक कमरे में लाया और कहने लगा कि अब से हम यहां रहेंगे। मैं हैरत से गंग हुई बेयकीन नजरों से उसे देखने लगी। मैं उससे पूछने लगी कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं। हमें तो इस वक्त अपने घर जाना चाहिए था ना। फिर हम यहाँ अपनी शादी की पहली रात ही क्यों आ गए। मेरा शौहर मेरे सवालात के जवाबात देने ही लगा था कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा और वो अपना फ़ोन लिए एक साइड पर चला गया। तजस्सुस की मारी मैं भी उसके पीछे ही चली आई, मगर जो अल्फाज मेरे कानों में पड़े उनको सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी, मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं मजीद उस तरफ कान जोड़े सुनने लगी। मेरा शौहर किसी से कह रहा था कि मैं उसे अपने साथ यहाँ अस्पताल ले आया हूँ और मैंने बॉस से बात करके बैक साइड वाला कमरा भी ले लिया है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आएगा और इस तरह हम किसी की नज़रों में आए बगैर अपना काम बहुत आसानी से कर सकेंगे। तुम बताओ, तुमने सारा इंतज़ाम कर दिया ना। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मेरा दिल एकदम घबराहट का शिकार हो गया। मुझे ठंडे पसीने आने लगे जबकि मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। इतनी देर में मेरा शौहर फ़ोन बंद करके पलट आया, मगर मुझे देखते ही वो एकदम घबरा गया और फिर वो जल्दी से अपने माथे से पसीना साफ करते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके इस तरह पूछने से मैं फौरन होश में आई और फिर खुद को कंपोज करते हुए धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, बस ऐसे ही आपके पीछे चली आई। मेरा जवाब सुनते ही मेरा शौहर मेरे चेहरे को खोजती नज़रों से देखने लगा। शायद वो इस बात की यकीन दहानी कर रहा था कि मैंने कुछ सुना तो नहीं, मगर मेरे चेहरे के नॉर्मल तासुरात को देखकर वो भी नॉर्मल हो गया और फिर मेरा हाथ थामकर मुझे अपने साथ कमरे में ले आया। कमरा देखकर मुझे एक और हैरत का झटका लगा, क्योंकि कमरा बिल्कुल अस्पताल के वार्ड जैसा था। मगर मैं फिर भी खुद पर काबू किए चुपचाप अपने शौहर के पीछे चलती रही। उसने मुझे पकड़कर एक बेड पर बिठा दिया और साइड टेबल पर पड़ी ट्रे से मुझे खाना खिलाने लगा। मैं खामोशी से खाना खाने लगी, मगर मेरे जहन में कई चक्कर चल रहे थे। मुझे अभी भी अपने शौहर की थोड़ी देर पहले किसी से फ़ोन पर की गई बातें याद आ रही थी, मगर मैं कुछ भी पूछने के बजाय खामोश रही, क्योंकि मुझे अपने शौहर के अगले लाएमल का इंतज़ार था। मुझे खाना खिलाने के बाद वो धीरे से उठकर बाहर चला गया। मैं ऐसे ही चुपचाप बेड पर बैठी रही। तकरीबन 15 मिनट के बाद जब वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक डब्बा था। वो डब्बा लिए मेरा शौहर यूं ही आकर मेरे करीब बैठ गया था। मेरे पास बैठने के बाद उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और फिर गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे कहने लगा, तुम मुझे वो देने जा रही हो जिसकी ख्वाहिश मैं पिछले 3 सालों से कर रहा था। मेरे शौहर का लहजा इस कदर जुनूनी था कि मुझे एकदम उससे खौफ आने लगा। उसकी आंखों की चमक मुझे झटकने पर मजबूर कर रही थी। अभी मैं उसके अल्फाज और लहजे पर ही गौर कर रही थी कि अचानक मेरे शौहर ने उस डब्बे से, जो वो अभी अपने साथ लाया था, एक इंजेक्शन निकाला और जल्दी से मेरे बाजू पर लगा दिया। इंजेक्शन के लगते ही एकदम मेरा सर चकराने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरे कुछ भी पूछने या कहने से पहले ही मैं होश खुद से बेगाना होकर बेड पर लुढ़क गई। तकरीबन 10 बजे के करीब मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही मेरे मुंह से बेसाख्ता एक कराह निकली, क्योंकि मेरा सर बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से शदीद दर्द का बाइस बन रहा था। मेरा पूरा वजूद टूट रहा था। मैं अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। कुछ देर यूं ही छत को देखते रहने के बाद मैं हिम्मत करते हुए उठने लगी कि एकदम मेरी नज़र अपने जिस्म पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। मैं फटी फटी नज़रों से अपने लिबास को देखने लगी, क्योंकि मैंने रात जो रूसी लिबास से बेतन किया था वो अब मेरे जिस्म पर नहीं था, बल्कि एक सादा सा सूट मेरे जिस्म के साथ चिपका पड़ा था। ये देखते ही मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। कई तरह की सोचें मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। मुझे बहुत कुछ गलत होने का एहसास बहुत शिद्दत से होने लगा। मैं घबराते हुए जल्दी से इधर उधर देखने लगी। मैंने बदहवासी में पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई तो मुझे मेरा शौहर तो नजर नहीं आया, मगर मेरी नजर फर्श पर पोंछा लगाती एक औरत पर पड़ी। मैंने हैरानगी से उस औरत को देखा, क्योंकि रात तक तो यहां मेरे और मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं था। तो ये औरत यहां कैसे आई। वो औरत भी मुझे यूं ही देख रही थी जैसे मैं कोई अजूबा हूं। उसकी नजरें मुझे बहुत मशकूक सी लग रही थी
मगर मैं फिर भी उससे मुखातिब हुई और पूछने लगी कि मेरे कपड़े किसने बदले हैं और मेरा शौहर कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे शौहर ने यहाँ काम पर रखा है? मेरे सवालात सुनते ही वो कहने लगी कि मुझे आपसे किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने से मना किया गया है, इसीलिए मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। वो मेरे मुंह पर मुझे मेरे सवालात के जवाबात देने से साफ इनकार करती अपना पोछा उठाकर बाहर चली गई थी, जबकि मैं हैरत में डूबी चुपचाप उसका मुंह तकती रही। मैं एकदम से परेशान हो चुकी थी कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। आखिर वो कैसा इंजेक्शन था जो रात मेरे शौहर ने मुझे लगाया था? और तो और ये मेरा शौहर एकदम कहाँ गायब हो गया है। एक ही दिन में इतनी अजीब हरकत और सकनात देखकर मुझे अजीब डर सा लगने लगा था। बेसाख्ता मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरा शौहर मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। इन सारी सोचों से मेरा दिमाग फटने लगा था। मैं बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। मैं दोबारा बेड पर गिर गई और खामोशी से छत को घूरने लगी। अभी मुझे 5 मिनट ही गुजरे थे कि वही औरत हाथ में खाने की प्लेट लिए अंदर आई, जबकि उसके पीछे ही मेरी माँ भी अंदर दाखिल हुई। अपनी माँ को देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। मैं जल्दी से अपना वजूद घसीटते हुए उठ बैठी। काम वाली वो ट्रे साइड टेबल पर रखकर जा चुकी थी, जबकि मेरी माँ धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई और मेरे पास पहुंचते ही मेरी माँ ने एकदम मुझे बहुत जोर से गले लगाया। और तो और मुझे गले लगाते ही मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर मैं दंग रह गई। मैंने तो अभी अपनी माँ को कल से लेकर अब तक होने वाले वाकयात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो फिर मेरी माँ किस वजह से रो रही थी? मैंने अपनी माँ का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और उनसे पूछने लगी कि अम्मा क्या हुआ है। मेरे सवाल पूछते ही अम्मा एकदम घबरा सी गई। अम्मा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, कुछ नहीं बेटी, बस तुझे रुखसत करके उदास हो गई थी, इसलिए रहा नहीं गया तो तुझसे मिलने आ गई। फिर तुझे देखते ही मैं अपने दिल पर काबू न रख सकी और बेख्तियार होकर रोने लगी। अम्मा ने मुझे लंबी चौड़ी वजाहत तो दे दी थी, लेकिन मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं हुआ था। मैं खोजती नजरों से अम्मा को देखने लगी, जबकि खुद को यूं तकते पाकर अम्मा अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करने लगी, मगर अम्मा के हाथों की कपकपाहट साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा का ऐसा मशकूक रवैया मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था, क्योंकि कल मुझे रुखसत करते वक्त तो अम्मा हद से ज्यादा खुश थी। यहां तक कि अम्मा ने रुखसती के वक्त एक आंसू तक नहीं बहाया था। मैं मजीद अम्मा से कुछ पूछने लगती कि एकदम जोर से मेरा शौहर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। जैसे ही मेरे शौहर की नज़र अम्मा पर पड़ी तो वो तीखी नज़रों से अम्मा को देखते हुए पूछने लगा कि आप यहाँ सुबह ही सुबह क्या लेने आई हैं? अम्मा मेरे शौहर का सवाल सुनते ही घबराए हुए कांपती आवाज़ में बोली, बस बेटा, अपनी बेटी को देखने चली आई थी। अम्मा का जवाब सुनते ही आंखों से न जाने मेरे शौहर ने अम्मा को ऐसा क्या कहा कि वो फौरन मेरे बेड से उठ गई और फिर मुझे गले लगाकर कहने लगी कि अब मैं चलती हूँ, 2-4 दिन तक फिर चक्कर लगाऊंगी। मुझे अम्मा और अपने शौहर का रवैया हैरत में मुब्तला कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये दोनों आंखों से क्या बातें कर रहे हैं और अम्मा मेरे शौहर की इतनी ताबेदारी क्यों कर रही हैं। कहीं अम्मा भी मेरे शौहर के साथ मिलकर मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? ऐसे बहुत से सवालात मेरे जहन में उलझ कर रह गए थे, क्योंकि मैं खामोश तमाशाई बने उन दोनों की कार्रवाई देख रही थी। क्योंकि मुझसे कुछ पूछना तो दूर की बात, किसी ने मुझे बुलाया तक नहीं था। अम्मा के जाते ही दरवाज़ा बंद करके मेरा शौहर मेरे पास चला आया। उसने मुझे खाना खिलाया और कुछ मेडिसिन खिलाने लगा। मैंने बहुत से सवालात पूछने चाहे, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक न सुनी और फिर अद्वियात में न जाने ऐसा क्या नशा था कि मेरी आंख लग गई। मैं यूं ही गहरी नींद सो रही थी कि एक नर्स मेरे कमरे में आई और मुझे उठाने लगी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो वो मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, जल्दी से उठ जाएं, सर आते ही होंगे और उनके आने से पहले पहले मुझे आपको तैयार करना है। उसने अपने हाथ में पकड़ा नीले रंग का बैग दरवाजे के पास पड़े मेज पर रख दिया और उसमें से एक मैरून रंग की लंबी सी फ्रॉक निकालकर मुझे पकड़ाते हुए बोली, आप ये पहनकर जल्दी से आएं ताकि मैं जल्दी जल्दी आपका अच्छा सा मेकअप कर सकूं। मैं नींद से भरी आंखों को खोलते हुए उसे नासमझी से देखने लगी तो वो मुझे अच्छे से झंझोड़ कर बोली, प्लीज जल्दी करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मुझे हैरत के झटके लग रहे थे, क्योंकि एक तो मेरा शौहर रूम में नहीं था और दूसरा इस लड़की का यहाँ होना और ऐसी बातें करना। मेरा सर चकराने लगा था। मैं अपनी जगह पर वैसे ही बुत बने बैठी रही तो वो लड़की जबरदस्ती मुझे उठाते हुए वॉशरूम तक लाई और मुझे वो फ्रॉक थमाकर वॉशरूम के अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। न जाने क्या हुए जा रहा था मेरे साथ। सोच सोच कर भी मेरा दिमाग फट रहा था।
इसीलिए मैं खुद को वक्त के धारे पर छोड़ते हुए उस लड़की की दी गई फ्राक पहने बाहर आ गई। मुझे देखते ही वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब जल्दी से आए, मैं आपको तैयार करूं। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना चुपचाप बेड पर जाकर बैठ गई। मेरे बैठते ही वो लड़की झट से उसी नीले बैग में से ब्यूटी बॉक्स निकाल कर लाई और फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए मुझे अच्छे से तैयार करने लगी। जैसे ही मुझे तैयार करके फारिग हुई तो वो मुझे सताइशी नजरों से देखते हुए मुस्कुराने लगी और फिर उसने बड़ा सा शीशा मेरे चेहरे के आगे रख दिया। जैसे ही मेरी नज़र शीशे से होती हुई अपने चेहरे पर पड़ी तो बेसाख्ता मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस लड़की ने बिलाशुबा बहुत नफासत से मुझे तैयार किया था। खुद को निहारते एकदम एक ख्याल से मेरा दिल सिकुड़ कर रह गया। लाशऊरी तौर पर मेरे जहन में ख्याल आया कि आखिर मुझे किसके लिए इतना तैयार किया जा रहा है, क्योंकि तैयार तो मैं कल भी हुई थी। अगर मेरा तैयार होना रायगा ही गया था तो फिर आज दोबारा मुझे क्यों इतना सजाया जा रहा था? क्या मेरा शौहर मुझे आज मोतबर ठहराना चाहता था या फिर कोई और वजह थी? मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे खबर ही ना हुई कि वो लड़की अपना बैग उठाए कब की जा चुकी थी। मैं यूं ही खामोशी से बैठ के क्राउन से टेक लगाए अपनी आंखें मूंदे बैठी थी कि तकरीबन रात 8 बजे के करीब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसने आकर धीरे से मुझे हिलाया तो मैं झट से उठ बैठी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगा। मेरा दाना हाथ थाम कर अपने लबों से लगाते हुए कहने लगा, शायजा ने वाकई तुम्हें बहुत प्यारा तैयार किया है। अब तो काम करने में मेरे दोस्तों को वाकई बहुत मजा आएगा। मेरे शौहर के अल्फाज और उसके लबो लहजे ने मुझ पर हैरत के पहाड़ तोड़ दिए। मैं बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे देखते ही वो एकदम जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यूं ही बोले जा रहा हूं। तुम चलो जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि फिर तुम्हारे जिस्म को बहुत मुशक्कत भी तो करनी है ना। इतना कहते ही वो खाने की ट्रे मेरे आगे रखे मुझे खाना खिलाने लगा। मैं कठपुतली बनी चुपचाप उसकी कही बातों पर अमल करने लगी, जबकि मेरा दिमाग बहुत से सवालात और उलझनों से फटा जा रहा था। मुझे मेरे शौहर की बातें हैरान परेशान कर रही थी और फिर उसकी आंखों की चमक देखकर मेरा दिल डूब रहा था। खाना खाने के दरमियान मेरे शौहर ने मुझे एक लफ्ज़ भी ना कहने दिया, इसलिए जैसे ही खाना खत्म हुआ मैं जल्दी जल्दी बोलने लगी, लेकिन मेरा शौहर फौरन उठकर बाहर चला गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में वही कल वाला ही बॉक्स था जिसमें से उसने मुझे इंजेक्शन निकाल कर लगाया था। आज फिर वही इंजेक्शन देखकर मेरे औसान खता होने लगे। मेरे हाथ पैर बेसाख्ता कांपने लगे और मेरे दिल में फौरन से ख्याल आया कि आज फिर मेरा शौहर मुझे बेहोश करके बेबस करने वाला है। मैं आज फिर होशो हवास से बेगाना नहीं होना चाहती थी, इसीलिए घबराते हुए अपने शौहर से पूछने लगी कि यह आपके हाथ में कैसा इंजेक्शन है। मेरा सवाल सुनते ही मेरा शौहर एकदम घबरा गया, लेकिन फिर अचानक ही हंसते हुए कहने लगा, यह मेरी कामयाबी की कुंजी है। मेरे शौहर के जवाब और अंदाज ने मेरी रूह तक को हिला डाला था। मुझे बेसाख्ता अपने शौहर से खौफ आने लगा। मैं खुद में हिम्मत मुश्तमा करते हुए बोली, मुझे बेहोश करके आखिर आपको क्या मिलेगा? मेरा सवाल सुनते ही मेरा शौहर मशकूक सा हंसते हुए पूरे सरार लहजे में कहने लगा, इससे मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी और वो भी बहुत जल्द। उसका जवाब सुनते ही मेरा दिल लरस उठा। मैं अभी कुछ और कहने ही लगी थी कि मेरे शौहर ने जल्दी से आगे बढ़कर वो इंजेक्शन मेरे बाजू में इंजेक्ट कर दिया और इस तरह आज फिर मैं होशो खुद से बेगाना होकर बेड पर जा गिरी। अगले दिन तकरीबन 11 बजे के करीब जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कल वाली औरत आज भी मेरे रूम में खड़ी थी, मगर आज उसके साथ मेरा शौहर भी खड़ा था। मेरे शौहर ने काले रंग की एक पोटली उसे थमाई और कहने लगा, ये लो तुम्हारी उजरत, मगर खबरदार जो तुमने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। मेरे शौहर की बात सुनते ही वो औरत घबराती हुई कहने लगी, नहीं डॉक्टर साहब, मैं किसी के आगे जबान नहीं खोलूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। उसकी बात की यकीन दहानी करने के बाद मेरे शौहर ने उसे बाहर जाने का इशारा किया और फिर वो भी आहिस्ता से रूम से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर से ताला लगाना न भूला। मैं साकत नजरों से यह सारा अमल देख रही थी, मगर एक लफ्ज न बोली। मेरा सारा जिस्म कल की तरह आज भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, जबकि मेरा सर इस कदर भारी हो रहा था कि मुझसे 2 फीट भी बेड से उठा नहीं जा रहा था।
और तो और कल की तरह आज भी मेरे जिस्म पर रात वाली मेरी मैरून फ्रॉक नहीं बल्कि नीले रंग का सादा सा सूट था। मैं अपनी इस कदर खस्ता और बेबस हालत देखकर बेसाख्ता रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों मेरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दर्द किए जा रहा है। मैं इन्हीं सोचों में मगन थी कि मेरा शौहर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही वो बेसाख्ता मुस्कुराया, लेकिन मुझे उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल जहर लगी। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे अपने शौहर का मकसद जानना था। मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर हर रात मेरे साथ क्या होता है और हर सुबह मेरा जिस्म क्यों इस तरह से टूटने लगता है। आखिर चल क्या रहा है। मगर ये सब जानने के लिए मुझे अपनी माँ की मदद की ज़रूरत थी, और दूसरा मुझे अपने शौहर का एतमाद जीतना था। इसलिए मुझे सवालात के बजाय खामोशी से अपने शौहर की हर बात माननी थी। इसीलिए जैसे ही वो मुस्कुराया तो मैं भी मुरव्वतन मुस्कुरा दी। मुझे यूं मुस्कुराता देखकर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और अपने हाथ में पकड़ी ट्रे मेरे आगे किए मुझे खाना खिलाने लगा। मैं भी मुस्कुराते हुए खामोशी से खाना खाने लगी। खाना खत्म होते ही उसने मुझे दवाई दी और दवाई खाते ही मैं गहरी नींद सो गई। आज फिर तकरीबन 6 बजे के करीब कल वाली लड़की शायजा आई और मुझे उठाने लगी। आज उसे यूं अपने सामने देखकर मैं हैरान ना हुई, क्योंकि मुझे तवक्को थी कि वो आज फिर आएगी। इसीलिए मैं आराम से उठी और उसका पकड़ाया गया काला कुर्ता पजामा लिए वॉशरूम में चली गई। मैं जैसे ही बाहर निकली उस लड़की ने झटपट मुझे बहुत अच्छा तैयार कर दिया और फिर मेरी अच्छी खासी तारीफ करके वापस चली गई। अल्लाह ने हुस्न तो वाकई मुझे बहुत दिया था, और ऊपर से ये ज़ेब व ज़ीनत इस हुस्न में 4 चांद लगा देती थी। मैं यूं ही खुद को तकते खुश हो रही थी कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही जहां मेरी मुस्कुराहट थमी थी वहीं उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मगर मैं जल्दी खुद को कंपोज किए दोबारा से मुस्कुराने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ वही इंजेक्शन वाला बॉक्स साइड टेबल के दराज में रख दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। वो मेरे कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज में कहने लगा, मेरा मकसद अब मुझसे सिर्फ कुछ दिनों के फासले पर है। फिर देखना, मुझे अपने कई सालों की रियाजत का सिला मिल जाएगा। मैं वो पालूंगा जिसके लिए मैं बहुत भटका हूं, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन होने जा रहा है। इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए मुझसे सब कुछ कहे जा रहा था, जबकि मैं साकत नजरों से उसे देखते हुए सब कुछ खामोशी से सुने जा रही थी। मुझे बिल्कुल खामोश देखकर मेरे शौहर ने मुझे खाना खिलाया और फिर साइड दराज से इंजेक्शन निकाला और फिर धीरे से कहने लगा, इस दर्द के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। और ये कहते ही उसने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। अगले दिन सुबह फिर वही मामला हुआ। आज फिर वही औरत काली सी पोटली अपने दुपट्टे में छुपाए हमारे कमरे से जा रही थी। मैंने जैसे ही उसे आवाज़ दी तो वो मुझे देखते ही जल्दी से बाहर निकल गई, मगर उसके जाते ही अम्मा अंदर दाखिल हुई। अम्मा को देखते ही मुझे बहुत हौसला मिला। मैंने अम्मा को फौरन अपने पास बुलाया और फिर रोते हुए अम्मा को सब कुछ बताने लगी। मैंने अम्मा को हर रात मेरे शौहर का मुझे इंजेक्शन लगाने से लेकर हर सुबह इस औरत का एक पोटली लेकर जाने तक, और फिर हर शाम एक लड़की का आकर मुझे तैयार करने से लेकर सुबह उठते ही मेरे जिस्म के एक एक आज़ा के दर्द करने तक हर चीज़ अम्मा को तफसील से बता दी। मैं जैसे जैसे अम्मा को बताती गई अम्मा के चेहरे का रंग बदलता गया। मेरी बात मुकम्मल होने तक अम्मा को बाकायदा ठंडे पसीने आने लगे थे, और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई अम्मा झट से कहने लगी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब तुम्हारे भले के लिए है, और खबरदार जो तुमने इस सब का जिक्र भी किसी से किया, वरना मुझे अपनी माँ कभी मत कहना। अम्मा की यह हालत और रवैया देखकर मुझे बहुत सख्त धचका लगा, क्योंकि मुझे तो लगा था कि अम्मा मेरा साथ देंगी, मुझे इस सबसे बचाएंगी। मगर अम्मा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था, और तो और मुझे भी कुछ करने से मना कर दिया था। मैं हैरत में डूबी अम्मा को देखती रही, लेकिन फिर जल्द खुद को कंपोज किए अम्मा से कहने लगी, ठीक है अम्मा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही मैं करूंगी। अम्मा को तो मैंने मुतमईन करके भेज दिया था, लेकिन अब मुझे और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। अब तो मुझे हर हाल में सच जानना था। इसीलिए अम्मा के जाते ही चुपके से अपने कमरे से निकलकर अस्पताल के अंदर चली आई, और फिर किसी की भी नज़रों में आए बगैर मैंने फार्मेसी से एक ऐसा इंजेक्शन खरीदा जिसका कोई भी इफेक्ट ना हो।
वो इंजेक्शन लिए मैं फटाफट अपने कमरे में वापस चली आई। सारा दिन मामूल के मुताबिक ही गुजरा था। आज भी मुझे वैसे ही तैयार किया गया था। और फिर रात को जब खाना खिलाने के बाद मेरे शौहर ने मुझे इंजेक्शन लगाना चाहा तो मैंने जिद कर ली कि मुझे अभी की अभी आइसक्रीम खानी है, इसीलिए मुझे आइसक्रीम लाकर दी जाए, वरना मैं किसी कीमत पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। मेरी जिद के आगे हार मानते हुए मेरा शौहर आइसक्रीम लाने की खातिर जैसे ही रूम से बाहर निकला, मैंने फौरन से वो इंजेक्शन अपने लाए गए इंजेक्शन के साथ बदल दिया। कुछ देर बाद मेरा शौहर आइसक्रीम ले आया। मैंने खुशी खुशी आइसक्रीम खाकर इंजेक्शन लगवा लिया और फिर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। जैसे ही मेरे शौहर का अंदाज़ा हुआ कि मैं सो चुकी हूँ, उसने फौरन ही कुछ लोगों को फ़ोन करके अंदर बुलवा लिया। कुछ ही देर में मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा होने लगे। इतने लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनकर मेरा दिल बंद होने लगा था। जब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त न हुआ तो मैंने झट से अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, लेकिन कपड़ा हटाते ही सामने का मंजर देखकर मेरी जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा नाम सना नौमान है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी तालीम बीए तक की है। मैं 8 साल की थी जब मेरे अब्बा इंतकाल कर गए। अम्मा मुझे लेकर अपने भाई के यहाँ चली गईं। मेरे मामू और मुमानी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत से अपने घर में जगह दे दी। मेरे मामू की भी 2 बेटियां थीं, लेकिन मामू और मुमानी ने कभी मुझ में और उनमें फ़र्क नहीं किया था। मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी बहुत अच्छी परवरिश भी की। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो अम्मा और मामू मुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। मगर न जाने मुझे ऐसा क्या मर्ज लाहक था कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो मजबूरन वो लोग मुझे एक बड़े से अस्पताल में ले आए। वहाँ पर मेरा इलाज शुरू हो गया। मैं चंद दिनों में ही ठीक हो गई, मगर वहाँ के सीनियर डॉक्टर को मैं पसंद आ गई और उसने अम्मा से मेरा हाथ मांग लिया। मामू तो इस फैसले के खिलाफ थे, मगर अम्मा ने हाँ कह दी और फिर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा निकाह हो गया। मामू अम्मा से नाराज़गी का इजहार करते हुए मेरे निकाह में तो शामिल हुए, मगर मुझसे मिलने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अपनी शादी के दिन बाकी लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी, मगर जैसे ही मेरा शौहर मुझे अपने घर ले जाने के बजाय अस्पताल के ही बैक साइड पर बने एक कमरे में ले आया, तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बहुत से वाक़यात हुए कि मुझे अपने शौहर पर शक होने लगा। और फिर सच जानने की खातिर मैंने एक दिन अपना इंजेक्शन बदल दिया। जैसे ही मैंने अपने आसपास बहुत हलचल होते देखी, तो मैंने एकदम अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। लेकिन कपड़ा हटाते ही सामने का मंजर देखकर मेरी जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, क्योंकि मैंने देखा कि पूरे कमरे में जा बजा मशीनें पड़ी हुई थी और मेरे बेड के दोनों तरफ 2 नर्सेस मास्क पहने मेरे ऊपर झुकने को तैयार थीं, जबकि मेरा शौहर भी मास्क पहने हाथ में ब्लेड सा पकड़े मेरी तरफ बढ़ रहा था। उन सबको यूं देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद ये लोग मेरे जिस्मानी आज़ा काट कर बेचने वाले हों। इसीलिए डरते हुए मैं एकदम चीख मार कर उठ बैठी। मुझे इस तरह से उठते देखकर सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और फिर मेरे शौहर ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही सब लोग बाहर गए, मेरा शौहर मेरे पास बेड पर बैठकर मेरे दोनों हाथ थाम कर मुझे देखने लगा, जबकि मेरा पूरा वजूद अभी तक कांप रहा था। मैं हरासा नजरों से अपने शौहर को देखने लगी, तो वो मेरी हालत समझते हुए कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं और अब मैं जो भी कहने जा रहा हूं उस पर यकीन करना। फिर वो धीरे धीरे वो सच मेरे सामने लाने लगा जिसने मुझे शर्मिंदगी की गहराइयों में फेंक दिया, और साथ ही साथ मुझे अपनी किस्मत पर रश्क भी होने लगा, क्योंकि मुझे सामने बैठे शख्स से नवाजा गया था। मेरा शौहर कहने लगा कि मैंने भी अपनी डिग्री मुकम्मल ही की थी कि मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव डालने लगे, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे लड़कियों में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए मैंने अपनी हाउस जॉब शुरू कर दी। एक दिन मैं यूं ही बैठा फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रहा था कि एक तस्वीर मेरे सामने आई और फिर मैं ताउम्र उस तस्वीर का असीर हो गया। मैंने जल्दी से वो आईडी खोलकर उस लड़की की रिहाइश का पता करना चाहा, तो पता चला कि ये तो दुबई की रिहायशी है। मैंने ठान ली थी कि शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से। इसीलिए मैं कुछ ही दिनों में दुबई पहुंच गया। वहां जाकर मैंने उस लड़की को बहुत ज्यादा तलाश किया, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। इसलिए मैं पूरी तरह मायूस होकर वापस पाकिस्तान आ गया। मेरे घर वालों ने दोबारा मुझ पर शादी का दबाव डाला, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और फिर मैंने एक प्राइवेट अस्पताल में
सीनियर डॉक्टर की हैसियत से जॉब शुरू कर दी। एक दिन किस्मत मुझ पर यूं मेहरबान हुई कि अचानक वही लड़की मेरी पेशेंट बनकर अपने मामू और मां के साथ मेरे अस्पताल आ गई। मैंने जब अच्छे से जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो लड़की शुरू से पाकिस्तान की ही रहायशी थी। उसने अपनी आईडी पर गलत रिहाइश लिखी थी। फिर जब मैंने उस लड़की की रिपोर्ट्स देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे जिगर का कैंसर था और ये कैंसर उसके गुर्दों को भी इफेक्ट कर गया। अब वो धीरे धीरे फैलते उसकी हड्डियों को भी जहरीला कर रहा था। उसे हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन रखने और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत थी। एक तो मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और दूसरा उसके इस कदर संगीन हालत में होने की वजह से मैंने फौरन उससे शादी कर ली और उसके इलाज की खातिर मैंने अस्पताल इंतजामिया से बात करके उसके लिए अस्पताल की बैकसाइड पर एक रूम ले लिया ताकि बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। चूंकि उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस सिर्फ 10%, जबकि मरने के चांसेस 90% थे। मगर उसे इस मौत से बचाने के लिए ये बीमारी उससे छुपा कर रखी गई थी। उसे हर वक्त किसी न किसी सोच में उलझाए रखना था ताकि वो अपनी गिरती सेहत के बारे में ना सोचे। इसीलिए मैं हर शाम उसे बहुत अच्छा सा तैयार करवाता और हर रात उससे बहुत बेढंगी बातें करता था। उसकी मां ने भी उसकी जिंदगी के खातिर उसे कुछ नहीं बताया था और मैं हर रात उसको बेहोश करके अपने कुलीग्स के साथ मिलकर उसका इलाज करता था, क्योंकि अगर वो होश में होती तो उसका जिस्म ये सब कुछ बर्दाश्त न कर पाता। और वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात सना नौमान है। जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे सच्चाई बताई, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। नदामत के आंसू और शुक्राने के आंसू। मेरे शौहर ने किस कदर चाहा था मुझे, लेकिन मैंने उसे कितना गलत समझा। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ने मुझे इतना चाहने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला शौहर दिया था, जो मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा था। मैंने अपने शौहर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, मगर वो मेरे हाथ नीचे किए मोहब्बत से मुझे अपने सीने से लगा गया। उस वक्त मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी। मैंने उसके सीने से सर निकालकर अपने शौहर को देखते हुए कहा, चलें अब जल्दी से मुझे बेहोशी के इंजेक्शन लगाएं और इलाज शुरू करें, ताकि हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी का आगाज कर सकें। मेरी बात सुनते ही मेरा शौहर पूरे दिल से मुस्कुराया और फिर उसने मुझे इंजेक्शन लगाया और मेरा इलाज शुरू किया गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।